उत्तराखंड के शांत हरे भरे जंगलों में कभी एक ऐसा साया घूमता था जिसका नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कहानी है कुमाऊं के एक ऐसे बाघ की जिसने इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया था। सन 1907 के आसपास कुमाऊं की पहाड़ियों में बसे छोटे छोटे गांव पिथौरागढ़, चौकौड़ी और आसपास के इलाकों में लोग सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन फिर जंगल से आने लगी खून जमा देने वाली खबरें। पहले एक महिला, फिर खेत में काम करता एक आदमी, और देखते ही देखते यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव वालों ने गिनती की, 436 इंसानों की जान इस अकेले बाघ ने ले ली थी। यह कोई साधारण शिकारी बाघ नहीं था। यह था कुमाऊं का नरभक्षी बाघ, जिसे अंग्रेजी में द चंपावत मैन ईटिंग टाइगर कहा जाता है। गांव वाले दिन में भी घर से बाहर निकलते डरते थे। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे, खेत खाली पड़े थे, और जंगल में लकड़ी या चारा लेने जाना मानो मौत को बुलाना था। कहा जाता है कि जब यह बाघ शिकार करता था तो उसकी दहाड़ पहाड़ियों में गूंजती थी और फिर अचानक खामोशी छा जाती। वही खामोशी जो किसी की जिंदगी खत्म होने का संकेत होती है। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने मशहूर शिकारी और ट्रैकर जिम कॉर्बेट को बुलाया। कॉर्बेट कोई साधारण शिकारी नहीं थे। वो बाघों की आदतें, उनके निशान और जंगल की हर आहट पढ़ लेना जानते थे। कॉर्बेट ने जांच की और पता चला कि यह बाघ पहले एक शिकार के दौरान घायल हुआ था। गोली उसके दांत और जबड़े को चोट पहुंचा गई थी। दर्द और शिकार करने में कठिनाई की वजह से उसने आसान शिकार करना शुरू कर दिया था। वो है इंसान का शिकार। एक ठंडी सुबह थी। चंपावत के छोटे से गांव में सूरज की किरणें पहाड़ियों के बीच से झांक रही थी। महिलाएं पानी भरने के लिए घाट की ओर जा रही थी। हाथ में पीतल के लोटे, सिर पर मटके, बच्चों की हंसी खिलखिलाहट के बीच दिन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ों की पत्तियों बिना हवा के हिल रही थी, मानो कोई साया चुपके से गुजर रहा हो। घाट के किनारे 20 साल की गोविंदी पानी भर रही थी। अचानक उसने पास की झाड़ियों में हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी। उसने सोचा कोई बकरी या गाय होगी, लेकिन अगले ही पल एक भयानक दहाड़ ने घाटी की खामोशी को चीर दिया। झाड़ियों से कुमाऊं का नरभक्षी बाघ कूद कर बाहर आया। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थी और मुंह से गरम गरम भाप निकल रही थी। गोविंदी के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। बाघ ने बिजली की तरह छलांग लगाई और उसे गर्दन से दबोच लिया। पानी का मटका गिरकर पत्थरों पर चकनाचूर हो गया और घाट की सीढ़ियां लाल हो गई। पास ही खड़ी औरतों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। बाघ गोविंदी को खींचते हुए जंगल की तरफ ले गया। गांव में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। पुरुष हाथ में भाले और डंडे लेकर जंगल की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक बाघ पहाड़ियों के घने हिस्से में गायब हो चुका था। उस दिन गांव में कोई खेत पर नहीं गया, कोई बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। लोग अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके बैठे रहे। अगले ही दिन जिम कॉर्बेट और कुछ गांव वालों ने मिलकर जंगल की तलाश की। घंटों बाद उनको पत्तों और घास में दबा हुआ गोविंदी का शरीर मिला और पास में बाघ के विशाल पंजों के निशान। यह सिर्फ एक और हत्या नहीं थी, यह एक खौफनाक संदेश था
कि बाघ अभी भी जिंदा है और वह फिर लौटेगा। कुमाऊं के एक पहाड़ी गांव भुजानी में दोपहर का समय था। सूरज सिर पर था, बच्चे आंगन में खेल रहे थे और महिलाएं धूप में अनाज सुखा रही थी। दिन में बाघ के आने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन नरभक्षी के लिए यह कोई नियम नहीं था। गांव के किनारे एक महिला अपनी 8 साल की बेटी के साथ कपड़े धो रही थी। पास ही एक छोटा सा रास्ता जंगल की तरफ जाता था। अचानक पेड़ों के बीच से एक बड़ा सा साया हिला और फिर भयावह दहाड़ सुनाई दी। महिला ने ऊपर देखा और उसका दिल रुक सा गया। सिर्फ 20-25 कदम की दूरी पर एक बड़ा सा बाघ खड़ा था, सीधा उनकी तरफ देखता हुआ। उसकी मूंछें हवा में फड़क रही थी और पूंछ इधर उधर हिल रही थी। यह हमला करने का संदेश था। महिला ने चीख मारकर बेटी को गोद में उठाया और घर की तरफ दौड़ी। बाघ ने पीछा किया। उसके विशाल पंजों की आवाज मिट्टी पर गूंज रही थी। गांव के लोग चिल्लाते हुए दरवाजे बंद करने लगे। बच्चे माओ की गोद में छिप गए, लेकिन बाघ गांव के बीच तक आ गया था। उसने एक बकरी को दबोचा और उसे घसीटते हुए वापस जंगल की तरफ चला गया। इस घटना के बाद गांव में कोई भी दिन में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। खेत सूने पड़ गए, पानी लाने का काम टलने लगा और गांव के बुजुर्ग कहते, ये नरभक्षी बाघ इंसानों को एक जानवर नहीं परंतु अपना खाना समझ रहा है। ये बात का संदेश जब जिम कॉर्बेट को मिला, तब उन्होंने कहा कि दिन में हमला करना इस बात का संकेत है कि बाघ का डर खत्म हो चुका है। अब यह और भी खतरनाक हो चुका है। कुमाऊं के एक छोटे से गांव लोहार खेत में सुबह का समय था। 7 साल का रामू स्कूल की ओर जा रहा था। कंधे पर कपड़े का बैग, हाथ में बांस की छोटी सी छड़ी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। गांव से स्कूल तक का रास्ता जंगल के किनारे किनारे जाता था। रामू को यह रास्ता रोज का जाना पहचाना था, लेकिन उस दिन जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आहट, न हवा में सरसराहट, बस एक अजीब सी खामोशी। रामू को अचानक लगा कि पेड़ों के बीच से कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने कदम तेज कर दिए। फिर एक हल्की सी गुर्राहट। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, झाड़ियों से कुमाऊं का नरभक्षी बाघ छलांग लगाकर बाहर आया और एक ही झटके में रामू को पकड़ लिया। गांव के कुछ लोग जो दूर खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी। वे दौड़े, लेकिन बाघ रामू को अपने विशाल पंजों में दबोचे जंगल के भीतर गायब हो चुका था। गांव वालों ने तलाश शुरू कर दी। घंटों बाद उन्हें रामू का बैग और टूटी हुई बांस की छड़ी एक पगडंडी के पास मिली। पास ही मिट्टी में गहरे पंजों के निशान थे जो सीधे पहाड़ की ऊंचाइयों की तरफ जा रहे थे। इस घटना के बाद गांव के बच्चों ने कई हफ्तों तक स्कूल जाना भी छोड़ दिया। माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरते थे। और यही समय था जब लोगों ने महसूस किया कि यह बाघ सिर्फ जंगल में नहीं, बल्कि उनके गांव, उनके घर तक आ चुका है और उसका डर गांव वालों के दिल तक घुस चुका था। एक सुबह की बात है। कॉर्बेट बाघ के पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में 2 लाल आंखें चमकी। बाघ धीरे धीरे बाहर आया, कान पीछे दबाए, हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार। कॉर्बेट ने राइफल उठाई। बाघ ने छलांग लगाई। पहली गोली लगी, फिर दूसरी गोली लगी और तीसरी गोली के बाद बाघ ढेर हो गया। जांच करने पर पता चला कि यह वो बाघ नहीं था। यह जंगल का दूसरा शिकारी था और नरभक्षी अभी भी जिंदा था। गांव के पास की एक पगडंडी पर मोहन नाम का नौजवान
अपने घर लौट रहा था। उसके कंधे पर लकड़ी का गठरा था और हाथ में लालटेन। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और चारों तरफ बस जंगल की सीली गंध फैली हुई थी। मोहन को पता था कि इन दिनों जंगल में नरभक्षी बाघ घूम रहा है, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि उसकी मां बीमार थी। रास्ते में अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने लालटेन ऊपर उठाई। चारों तरफ बस पेड़, धुंध और अजीब सी खामोशी। लेकिन तभी उसने सुना, सूखी पत्तियों पर किसी भारी शरीर के कदमों की थप थप थप। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वो कदम बढ़ाकर तेज चलने लगा, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज भी तेज होती गई। अचानक लालटेन की रोशनी में मोहन ने देखा कि दो लाल चमकती आंखें और उनके पीछे एक विशाल बाघ का साया जो धीरे धीरे झुककर हमले की मुद्रा में था। वो कुछ और सोच पाता, समझ पाता, उससे पहले बाघ ने छलांग लगाई। मोहन ने गठरा फेंका और चीखते हुए भागा, लेकिन पगडंडी फिसलन भरी थी। वो गिर पड़ा और अगले ही पल बाघ उसके ऊपर था। जंगल में बस एक क्षण के लिए संघर्ष की आवाजें गूंजी, फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को पगडंडी पर टूटी हुई लालटेन मिली और मिट्टी पर पंजों के गहरे निशान, जिन्हें देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब किसकी बारी होगी। ये बात है एक ठंडी रात की। गांव का एक बुजुर्ग रामलाल जंगल के किनारे अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। उस रात गांव वालों ने उसे कई बार कहा, रामलाल काका, आज रात घर मत रहना, बाघ आसपास ही घूम रहा है। लेकिन रामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैं इस जंगल में 50 साल से रह रहा हूं, मेरे अलावा इस जंगल को और कोई नहीं जानता। आधी रात होने को आई। ठंडी हवा झोपड़ी की दीवारों में सीटी बजाते हुए घुस रही थी। रामलाल चूल्हे के पास बैठकर अपनी ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। बाहर से दूर दूर तक सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी कुत्तों के भौंकने की आवाज जंगल की खामोशी को चीर दे रही थी। रामलाल ने दरवाजे की तरफ देखा। सब शांत हो गया था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी, मानो उनको कुछ अंदेशा आ रहा हो। झोपड़ी की पतली दीवार के उस पार उसने सुना कुछ भारी सांसें और मिट्टी पर पंजों की धीमी पर भारी आहट। रामलाल ने धीरे से अपनी लाठी उठाई, दरवाजे की दरार से बाहर झांका और देखा दो लाल खून जैसी चमकती आंखें बिल्कुल करीब। उसके गले से आवाज भी नहीं निकली कि दरवाजे पर जोरदार चोट हुई। बाघ ने अपने पंजों से दरवाजा तोड़ दिया। रामलाल पीछे गिर पड़ा। गांव वाले सुबह पहुंचे तो झोपड़ी खाली थी। बस टूटा हुआ दरवाजा, उल्टा चूल्हा और जमीन पर खून के निशान जो जंगल के अंधेरों में गुम हो रहे थे। ये कहानी एक ऐसी रात की है जब बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी। गांव का माहौल उदास था और खेतों के रास्ते कीचड़ से भर चुके थे। रामू, जो गांव का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था, वो उस रात अपनी भैंसों को देखने के लिए खलिहान गया। उसके हाथ में लालटेन थी और बारिश से बचने के लिए उसने पुराना मोटा कंबल ओढ़ रखा था। खलिहान पहुंचकर उसने देखा दरवाजा आधा खुला है। अंदर भैंसें बेचैनी से हिल रही थी। उनकी नथनों से तेज सांसों की आवाज आ रही थी। रामू ने सोचा, शायद कोई जंगली जानवर अंदर घुस गया है। उसने लालटेन ऊंची की, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। वो मुड़ने ही वाला था
कि पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर बेहद धीमी घुर्राहट की आवाज। रामू ने जैसे ही लालटेन मोड़ी, उसके सामने दरवाजे के ऊपर लकड़ी के शहतीर पर बाघ झुका हुआ बैठा था, बिल्कुल कूदने की तैयारी में। रामू ने उसकी आंखों में देखा, खुद को बड़ा शिकारी जो मानता था। उसने जिंदगी में पहली बार अपने सामने मौत देखी। उसके हाथ कांपने लगे, हाथ से लालटेन छूट गया, पैर थरथरा रहे थे। उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि बाघ का सामने खड़ा होना इतना डरावना हो सकता है। एक ही पल में बाघ उसके ऊपर कूद पड़ा। रामू ने अपनी लाठी उठाई, लेकिन बारिश और कीचड़ में उसका संतुलन बिगड़ गया। भैंसें जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर पूरे गांव में गूंज उठी रामू की चीखें। सुबह खलिहान में सिर्फ एक लाठी और टूटा हुआ लालटेन पड़ा था। रामू का कहीं पता नहीं था, सिवाय उन गहरे पंजों के निशानों के, जो बारिश में धुंधले होते होते जंगल में गुम हो रहे थे। कहते हैं कि उस रात के बाद गांव के लोग बारिश में खलिहान जाने से डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था बाघ अभी भी वहीं है, बस किसी और के लौटने का इंतजार कर रहा है। एक सुबह का समय था। पहाड़ों की ढलानों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। जिम कॉर्बेट अपने कंधे पर एक राइफल लटकाए गांव के 2-3 बहादुर लोगों के साथ जंगल में बाघ के ताजा पैरों के निशान ढूंढ रहे थे। मिट्टी में गहरे धंसे पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। बाघ हाल ही में यहां से गुजरा था। पेड़ों की छाल पर खरोंचे और एक जगह खून के छींटे सब बता रहा था कि शिकारी पास में ही है। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, धुंध गहरी होती गई। पक्षियों की चहचहाट अचानक ही बंद हो गई। यह जंगल का मौन मौत के करीब होने का संकेत था। अचानक कॉर्बेट ने आगे झाड़ियों में हलचल देखी। वह झुके, सांस रोकी और तभी झाड़ियों से 2 चमकती हुई आंखें उन पर टिकी, जलते अंगारों जैसी, स्थिर और खतरनाक। बाघ ने कोई आवाज नहीं की, बस धीमे धीमे झाड़ियों से बाहर आया, सिर झुकाए, कान पीछे दबाए। यह वही मुद्रा थी जब बाघ शिकार पर हमला करने से कुछ सेकंड दूर होता है। कॉर्बेट ने राइफल अपने कंधे पर टिकाई, निशाना साधा, लेकिन बाघ बहुत ही करीब था, इतना करीब कि उसकी सांसें की गर्माहट महसूस हो रही थी। अचानक बाघ ने छलांग लगाई। कॉर्बेट ने उसी पल अपना ट्रिगर दबाया। गोलियों की आवाज पहाड़ियों में गूंज उठी। बाघ दर्द से गुर्राया, लेकिन रुका नहीं। दूसरी गोली लगी और बाघ कुछ कदम दूर जाकर गिर पड़ा। कॉर्बेट ने आगे बढ़कर देखा, यह वही नरभक्षी था जिसका महीनों से पीछा किया जा रहा था। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग खुशी और राहत से रो पड़े। कॉर्बेट ने बाद में अपनी किताब में लिखा, वो आंखें आज भी मुझे याद है, जिसमें भूख, दर्द और मौत का सन्नाटा तीनों एक साथ थे। जिम कॉर्बेट जब भी वो जंगल से गुजरते, उनको सन्नाटा सुनाई देता, पर वही सन्नाटे में बाघ की हल्की गुर्राने की आवाज उनके कानों में अभी भी गूंज रही थी। कुमाऊं का वो पूरा रास्ता, इतने सारे गांव जो मौत से डर रहे थे, वो फिर से सुरक्षित हो गए। ये कहानी थी 1900 के शुरुआत के वो दशक की, जो चंपावत और कुमाऊं के आसपास के गांवों में अनेक लाशों को ढेर कर दिया था। महिलाएं, बच्चे और बड़े बड़े
शूरवीर शिकारी भी घर से निकलते 10 बार सोचते थे। बाघ के मरने के बाद लोगों ने गिनती शुरू की तो 436 इंसान इस बाघ ने शिकार कर लिए थे। ये कहानी थी एक ऐसे बाघ की जिसका नाम जंगल में और गांव में गूंजता था, कुमाऊं का नरभक्षी बाघ। एक ऐसा शिकारी जिसने इंसानों का स्वाद चख लिया था और जंगल में सबसे खतरनाक बन चुका था। इस बाघ की खाल और कहानी आज भी नैनीताल की संग्रहालय में दर्ज है। कोई भी विजिटर जाके उसको देख सकता है और वो कहानियां लोगों से सुन सकता है। कुमाऊं के लोग आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी सुनाते हैं। एक इंसान और एक बाघ की एक जंग की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हुई। जिम कॉर्बेट ने बाद में अपनी किताब द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में इसका विस्तार से जिक्र किया है। मेरा नाम परम तेवर है। आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, परम तेवर बैक ऑन एयर। अगर आपको ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है तो मेरा पॉडकास्ट ज़रूर सुनें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसको ऐसी कहानियां सुनने में दिलचस्पी है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई और एडवेंचरस कहानी सुनने में इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।